कौटिल्य के राज्य संबंधी विचारों को समझने के बाद हम कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर बात करते हैं। कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में प्रश्न बनता है कि कौटिल्य के केंद्रीय प्रशासन को समझाइए अथवा कौटिल्य के अष्टादश तीर्थ को समझाइए। जब हम कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं तो हमें ये समझना होता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन को कितने विभागों में बांटा गया है। हमें अर्थशास्त्र में जो शब्द पढ़ने को मिलता है वो है अष्टादश तीर्थ। यहाँ तीर्थ का तात्पर्य वह नहीं है जो आज के युग में प्रचलित है। यहाँ तीर्थ का तात्पर्य है विभाग। अर्थात कौटिल्य कह रहे हैं कि केंद्रीय प्रशासन का संचालन करने के लिए राज्य में 18 विभाग होने चाहिए। हम इन विभागों को और विस्तार से और सरल भाषा में समझें तो कौटिल्य कह रहे हैं कि 18 पदाधिकारी है। इन 18 पदाधिकारियों के माध्यम से किसी भी राज्य का प्रशासन सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। तो हमें इन 18 पदाधिकारियों के बारे में समझना है। आप इसे अष्टादश तीर्थ कहिए या 18 विभाग कहिए या कौटिल्य के अनुसार केंद्रीय प्रशासन की संरचना कहिए। इन सब का तात्पर्य एक है और एक ही जवाब इनका बनता है। इन 18 पदाधिकारियों में या इन 18 विभागों में सबसे पहले है राजा। जब हम कौटिल्य के राज्य संबंधी विचारों को समझ रहे थे तब हमने समझा राजा के बारे में। हमने समझा कि राजा की नियुक्ति कैसे होती है, राजा का चयन कैसे होता है, क्योंकि राजतंत्र है और राजतंत्र में वंश परंपरागत तरीके से राजा का ज्येष्ठ पुत्र राजा बनाया जाता है। यहाँ कौटिल्य का विचार थोड़ा सा अन्य प्राचीन भारतीय विचारकों से अलग है कि कौटिल्य राजा के चयन में योग्यता को सर्वाधिक महत्व देते हैं। जब हम कहते हैं कि योग्यता को सर्वाधिक महत्व देते हैं तो इसका तात्पर्य हुआ कि वंश परंपरा से अधिक महत्वपूर्ण है योग्यता। अगर राजा के बेटे में राजा बनने की योग्यता नहीं है तो उसे राजा नहीं बनाया जाएगा। राजा उसे बनाया जाएगा जिसमें राजा बनने की योग्यता है। वह राजवंश का कोई अन्य सदस्य हो सकता है, जरूरी नहीं है कि युवराज हो या राजा का बेटा हो। वह अगर राजवंश में किसी पुत्र के या किसी पुरुष के पास राजा बनने की योग्यता नहीं है तो कौटिल्य इस राजा के पद का विस्तार राजकुमारियों तक करते हैं। अगर कोई राजकुमारी योग्य है तो उसे राजा का पद दिया जाना चाहिए, और अगर राजकुमारी भी योग्य नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में प्रजा में से जो राजा बनने के योग्य है उसे राजपद दिया जाना चाहिए। राजा को वीर होना चाहिए, शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान होना चाहिए, जन कल्याण की भावना होनी चाहिए, प्रजा को अपनी संतान के समान समझे, ये गुण होना चाहिए। इन सारी बातों को हम विस्तार से समझ चुके हैं। यहाँ हमें सिर्फ इतना समझना है कि केंद्रीय प्रशासन में राजा बहुत महत्वपूर्ण इकाई है और राजा के बिना केंद्रीय प्रशासन का संचालन नहीं हो सकता। पहली बात, कौटिल्य ने प्रशासनिक व्यवस्था में दूसरा तीर्थ या दूसरा विभाग या दूसरा अधिकारी बताया है मंत्री। कौटिल्य कहते हैं कि मंत्री राजा का परामर्शदाता है। राजा को अपने दरबार में योग्य मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। ये मंत्री विविध विषयों पर राजा को परामर्श दे। इनसे परामर्श प्राप्त करके राजा अपनी नीतियों या अपने कानून की उद्घोषणा करे। कौटिल्य कहते हैं कि किसी राज्य में कम से कम 3 मंत्री जरूर होने चाहिए। कौटिल्य का मानना है कि अगर 2 मंत्री हैं तो वो आपस में संधि करके आपस में कूटनीति रचकर कुटिलता पूर्वक राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। ऐसा कौटिल्य अंदेशा व्यक्त करते हैं। और अगर मंत्रियों की संख्या ज्यादा हो तो फिर उनमें इतना विवाद हो सकता है कि राजा किसी प्रकार के निष्कर्ष पे ना पहुंच पाए। अतः एक आदर्श संख्या कौटिल्य ने बताई कि मंत्रियों की संख्या 3 होनी चाहिए, और 3 मंत्रियों की अगर अलग अलग राय है तो बहुमत की राय के आधार पर राजा को निर्णय लेना चाहिए। कौटिल्य ने एक सुझाव दिया कि जहां तक हो सके मंत्री
हमने सप्तांग सिद्धांत में अमात्य भी पढ़ा था। मंत्री और अमात्यों की नियुक्ति राजा अपने सहपाठियों में से करे। सहपाठी अर्थात जब राजा गुरुकुल में पढ़ रहा था, ब्रह्मचर्य आश्रम में था, ज्ञान प्राप्त कर रहा था, तो उस आश्रम में जो उसके साथ रहने वाले हैं सहपाठी जो ज्ञानार्जन कर रहे हैं, उनमें से अगर राजा मंत्री या अमात्य की नियुक्ति करता है तो वह अधिक युक्तियुक्त होगा, क्योंकि राजा बचपन से उनके व्यवहार और उनकी कर्मनिष्ठा, उनकी धर्मनिष्ठा, इन सब बातों से बालकाल से परिचित है। अतः ऐसे मंत्री राजा को धोखा नहीं देंगे। केंद्रीय प्रशासन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है पुरोहित। हम जानते हैं कि प्राचीन भारत की राज्य व्यवस्था धर्म पर आधारित थी। शास्त्र का जितना महत्व था उतना ही महत्व शास्त्र का भी था। राजा जब आदेश देता था, राजा जब नीतियों का निर्माण करता था, राजा जब कानून बनाता था, तो वो कानून व्यावहारिक दृष्टि से संगत होने के साथ ही धार्मिक दृष्टि से सुसंगत होना भी जरूरी थे। तो राजा के कानून धार्मिक दृष्टि से शास्त्रानुरूप है या नहीं है, इस बारे में परामर्श देने के लिए पुरोहित की नियुक्ति की जाती थी। इसके अतिरिक्त पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करने का दायित्व का निष्पादन भी करता था, राजा को शास्त्रों से अवगत करवाने का कार्य करता था। तो यह पुरोहित का काम था कि वह राज्य में राज्य व्यवस्था को धर्मानुरूप रखे। कोटेले के प्रशासनिक व्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण विभाग है, महत्वपूर्ण पदाधिकारी है, वो है सेनापति। हम जानते हैं इस बात को कि प्राचीन भारत की व्यवस्था साम्राज्यवादी व्यवस्था है। जहां भी साम्राज्यवादी व्यवस्था होगी वहां युद्ध होते रहते हैं। जब युद्ध निरंतर होते रहते हैं तो सेना का सुगठित होना, सेना का मजबूत होना, सशक्त होना आवश्यक है। सेना को सशक्त रखने का दायित्व सेनापति का है। कोटिले कहते हैं कि सेनापति की नियुक्ति बहुत सोच समझकर, बहुत परीक्षण करने के बाद की जानी चाहिए। सेनापति में राजभक्ति हो, देशभक्ति हो, साहस हो, समस्त प्रकार के शस्त्रों का सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान हो। शस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, शस्त्रों का संचालन कैसे किया जाता है और साथ ही शस्त्रों का रखरखाव कैसे किया जाता है, इसका ज्ञान सेनापति को होना चाहिए। अगली बात कौटिल्य ने कही कि युवराज, सामान्यतः भावी राजा युवराज होता था, जिसे युवराज बना दिया गया। राजा का बेटा हो सकता है या राज परिवार का, राजवंश का और कोई व्यक्ति जो राजगद्दी का पदाधिकारी है, राजा बनने की योग्यता रखता है, उसे युवराज बनाया जाता था। युवराज को सैन्य शिक्षा भी दी जाती थी। सेनापति की अनुपस्थिति में युवराज सेना का नेतृत्व करता था। इसके अतिरिक्त युवराज राज कार्य में पूर्ण रुचि रखते हुए नीतियों के निर्माण में सहभागी होता था, नीतियों के क्रियान्वयन में सहभागी होता था, और वो एक तरह से राजा बनने के पूर्व प्रशिक्षण की अवस्था में होता था। तो युवराज का पद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि युवराज अगर सक्षम हो जाता है, कुशलता पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करता है, तो देश को, राज्य को भविष्य में एक कुशल जनप्रिय राजा मिलता है। कोटिल ने आगे बताया कि एक पद जो केंद्रीय प्रशासन में होना आवश्यक है वो है समाहर्ता। समाहर्ता पद अर्थात वह पदाधिकारी, वह अधिकारी जो राजस्व एकत्रित करता है। राजस्व एकत्रित करने के लिए कौटिल्य ने एक व्यक्ति की नियुक्ति करने की अनुशंसा की अर्थशास्त्र में, जिसे हम समाहर्ता के नाम से जानते हैं। यह समाहर्ता अर्थव्यवस्था का ज्ञाता होना चाहिए। इस समाहर्ता को करों का ज्ञान होना चाहिए। इस समाहर्ता को पता होना चाहिए कि किस समय करों में वृद्धि करनी है या करों में कटौती करनी है, करों का संग्रहण कैसे किया जाना चाहिए, करों के संग्रहण के बाद किस प्रकार करों से संबंधित लेखा अकाउंट्स, लेखा मेंटेन किया जाना चाहिए। ये सारा ज्ञान जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक है, समाहर्ता को इसका पता होना चाहिए। समाहर्ता की जानकारी लेते समय हम एक बार इसकी प्रासंगिकता पर बात करें कि समाहर्ता का पद आज भी प्रासंगिक है।
ब्रिटिश शासन काल में 1772 में हमारे देश में कलेक्टर के पद से हमें परिचय प्राप्त हुआ। ब्रिटिश शासन में कलेक्टर पद का सृजन इसलिए किया गया ताकि कलेक्टर रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, राजस्व एकत्रित कर सके। समय के साथ साथ कलेक्टर का पद विद्यमान रहा, लेकिन कलेक्टर राजस्व प्रशासन के साथ विकास प्रशासन से भी संबद्ध हो गया। यहाँ मैं इस बात को इसलिए उल्लेखित कर रही हूँ कि समाहर्ता जो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कौटिल्य ने जिस पद का सृजन किया, अर्थशास्त्र में जिसका उल्लेख किया, वह पद कालांतर में भी बना रहा और इसको हम ब्रिटिशर्स के देन मानकर आज भी इस पद को हम देख रहे हैं। इस पद का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमें इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए, इस बात से सीखना चाहिए कि 2500 साल पहले के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ में हमें कलेक्टर की एक पोस्ट मिलती है जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम कर रही है। एक और महत्वपूर्ण पद जिसका जिक्र कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है और जो केंद्रीय प्रशासन का अहम हिस्सा है, वो है सन्निधाता। सन्निधाता वह पद है जो कि जिसको हम आज के प्रशासनिक भाषा में ट्रेजरर कह सकते हैं, कोषाध्यक्ष कह सकते हैं। सन्निधाता कोषाध्यक्ष है। सन्निधाता को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कोष का जो संग्रह है उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, जो संग्रहित कोष है उसको कैसे संरक्षित रखा जाए और कैसे उसमें अभिवृद्धि की जाए। कोषागार, कोष रखने का स्थान सुरक्षित होना चाहिए। कौटिल्य ने एक बात और कही कि सन्निधाता को पता होना चाहिए कि कोषागार कहाँ बनाए जाए, ऐसे गोपनीय स्थान पर बनाए जाए जहां कोष को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचाई जा सके, असामाजिक तत्व कोषागार तक नहीं पहुंच सके। और अगर गलती से कोषागार तक असामाजिक तत्व, अवांछित तत्व पहुंच जाते हैं तो कौटिल्य कहते हैं कि कोषागार के पास ही एक कारागृह बनाया जाना चाहिए और इस सन्निधाता की जिम्मेदारी है कि वह कारागृह बनाए और अगर कोई व्यक्ति कोषागार तक पहुंच गया है तो उसको वहीं बंदी बना दिया जाए। कौटिल्य की सोच के बारे में हमें एक सोच विकसित करनी चाहिए कि कितनी तार्किक चिंतन के साथ उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था का जिक्र किया कि अगर एक व्यक्ति कोषागार तक पहुंच गए तो वापस नहीं आएगा, पकड़ा जाएगा और वहीं पे कारागृह में उसको दंडित किया जाएगा। तो कौटिल्य सन्निधाता एक ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहते हैं जिसे वित्त का ज्ञान हो, कोष का ज्ञान हो, कोष के संरक्षण का ज्ञान हो, कोष के अभिवर्धन का ज्ञान हो। तो सन्निधाता जो कोषाध्यक्ष है, ये पद आज भी प्रासंगिक है। किसी भी युग में कोषागार या कोषाध्यक्ष के पद से हम इनकार नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि इस पद की आवश्यकता नहीं है। कहा भी जाता है कि कोष के बिना प्रशासन का संचालन नहीं हो सकता। तो कौटिल्य के जो 18 तीर्थ हैं जिन्हें हम अष्टादश तीर्थ कहते हैं, इनमें राजा, मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, समाहर्ता और सन्निधाता के बारे में हमने समझा। शेष पद के बारे में हम अगले लेक्चर में समझेंगे। धन्यवाद।